हम्म। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल द मेंटर रीडिंग, जिसके पर मैं मैथ टाइम टू टाइम मैथ, करंट अफेयर, वन लाइनर करंट अफेयर, एसएससी, जीडी ग्रुप, सी ग्रुप और इन सब के लिए करंट अफेयर, रीजनिंग और तमाम प्रकार के वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो को आपको जितने भी लोग हमारे चैनल पर आते हैं सब वो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और जो है वीडियो पर ध्यान दें। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि क्या भारत की वजह से महंगाई ग्लोबली यानी पूरे संसार में महंगाई बढ़ सकती है। तो अगर ऐसा है तो आइए जानते हैं क्यों बढ़ेगी भारत की वजह से महंगाई। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, यानी भारत में कृषि बहुत ज़्यादा होती रही है और जो है लगातार यहाँ अभी भी 55% लोग कृषि करते हैं, यानी खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और पहले जहाँ 70-75 हुआ करता था, अब लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ यानी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। जैसे कि अमेरिका और अदर कंट्रीज ये अपने सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जिससे कि उनकी जीडीपी बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आईएमएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा, भारत के लिए कहना पड़ा, कुछ बातें कहनी पड़ी कि जो है ऐसा मत करो भारतीय लोग, भारत वाले, नहीं तो जो है ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि महंगाई की मार से सभी लोग जूझ रहे हैं, अपने भारत वाले भी जूझ रहे हैं और जो है कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण महंगाई ग्लोबली कैसे बढ़ेगी। महंगाई जैसा कि आप जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के वार के दौरान गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर पाया था रसिया मतलब कम कर रहा था। तो जब गेहूँ ये एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, कौन कौन से, रसिया, यूक्रेन, ये सब गेहूँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और गेहूँ ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के कारण जो है जब ये ज़्यादा गेहूँ एक्सपोर्ट करते हैं तो लोगों के पास अगर मान लो किस लिए उपजेगा महंगाई, पहले इसके बारे में बता देते हैं, फिर क्या रसिया और यूक्रेन की भी बता देते हैं। तो हुआ क्या कि भारत ने अभी हाल ही में जो है जो चावल था, यानी चावल अपने यहाँ से जो अमेरिका में और कई कंट्रीज में, अलग अलग 60 कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है भारत चावल के। जानते हैं कि भारत चावल का बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री रहा है, क्योंकि अपने यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है, अपने यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है जिसके कारण एग्रीकल्चर अच्छा होता है। और चावल के लिए 90 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए, जो कि अपने यहाँ हो जाता है आराम से। और सबसे नंबर 1 पर जो राज्य चावल पैदा करता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ये वन लाइनर के लिए है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा चावल देता है, तो ये है पश्चिम बंगाल। ये कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल जो है जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा करता है। तो उसमें क्या हुआ है कि हमारे देश ने चावल एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है, चावल एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है और इस पर बैन लगा दिया है। क्योंकि जो है ये हमारे यहाँ पिछले साल की अगर हम आंकड़ा उठा कर देखें तो चावल है जो है लगभग कितना करो जो है 13.5 करोड़ मीट्रिक टन चावल पैदा हुआ था, जिसमें से हम जो है 21,500 मीट्रिक टन चावल का एक्सपोर्ट करते थे और बाकी अपने यहाँ की देश की जनसंख्या खाती थी। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया। तो अमेरिका में ऐसी लाइन लगने लगी कि जैसे राशन की दुकान पर लोग एक के बाद एक बैग के लिए तरसते हैं कि एक बैग चावल मीन्स एक बोरी चावल मिल जाता। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि एक फैमिली को केवल एक बोरी चावल ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लोग लाइन पर लाइन लगा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो ऐसे कई बार जाकर भर लिया है बोरी पर बोरी कि आने वाले समय में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। और आप जानते हैं कि जब किसी की सप्लाई घटती है तो महंगाई, डिमांड बढ़ता है और डिमांड बढ़ता है तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उस केस में भारत ने जब बैन किया तो आईएमएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि अरे भारत वालों ऐसा मत करो, नहीं तो ग्लोबली बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर मान लो रसिया और
जो है यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के कारण वो ब्लैक सी से होकर जो उनका गेहूं जाता था, उस गेहूं को वो नहीं पहुंचा पा रहे वर्ल्ड में। तो इस कारण मान लो उसके जो है अगर गेहूं नहीं पहुंच पा रहा तो कम से कम चावल तो एक अनदर सोर्स था जो भूख को मिटा सके। एक समय ऐसा था जो है, देखो भारत की ये बड़ी शक्ति है कि इन्होंने चावल रोक दिया, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, यहाँ तक कि सिंगापुर वाले भी कह रहे हैं कि अगर जो है आपने चावल नहीं पहुँचाया तो हम लोग क्या खाएंगे। तो काफ़ी कंट्री ऐसा है, हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड ग्लोबली है। ग्लोबली का मतलब एक दूसरे पर हम डिपेंड करते हैं, बिना एक दूसरे के डिपेंड के हम कोई भी काम, जैसे अभी सेमीकंडक्टर के लिए हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर की काफ़ी मांग हो रही थी, वैसे चावल हम देख रहे हैं कि देखो पिछले कुछ दिनों में चावल काफ़ी महंगा हो रहा है। और हम आपको बता दें कि अपने इंडिया में भी लास्ट मंथ में 3% तक चावल महंगा हो गया है, और पिछले 11 महीने में पिछले साल से 11.5% चावल महंगा हो गया है। तो चावल फिर महंगा होने जा रहा है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि चावल, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है जब हमारे यहाँ खेती शुरू होनी थी चावल की, तो उस समय चावल जो है उस समय बारिश नहीं हो पा रही थी। अब लगातार बारिश हो रही है, तो इससे इस बार इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। क्लाइमेट कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जैसा हम जानते हैं कि नेचर के आगे सब कुछ फेल है, चाहे वो साइंस हो कुछ भी हो। हम भी इस बात को मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट और मतलब नेचर साइंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वो है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए IMF ने गुहार लगाया है भारत से कि चावल एक्सपोर्ट को बैन मत कीजिए, नहीं तो अगर चावल एक्सपोर्ट यानी अगर चावल आप नहीं बेचोगे तो हमारे यहाँ इसीलिए लोगों ने लेकर स्टॉक करना शुरू कर दिया है कि चावल नहीं आएगा तो हम अमेरिकन खाएंगे क्या। उसमें कुछ NRI हैं अपने इंडिया के जो वहाँ बसे हुए हैं ग्रीन कार्ड लेकर, तो वो हैं, और कुछ अमेरिकन हैं जो भारत के चावल पर, क्योंकि टॉप चावल यानी राइस बायर में से अमेरिका, यानी हम जिसे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे चावल, वो अमेरिका था। तो अमेरिका हमारे ऊपर एग्रीकल्चर में काफ़ी, चावल के मामले में काफ़ी डिपेंड करता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब बात, एक समय ऐसा था कि जब हमने चाइना के युद्ध के बाद हमने गेहूं मांगा था किससे 1962 में, तो अमेरिका वही अमेरिका था जिसने हमें ऐसा गेहूं दे दिया था कि जो गाय भैंसों को खिलाया जाता है। आज टेक्नोलॉजी में तो हमसे आगे है, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में आगे होने के बाद भी जो है इंडिया वालों ने जो है उन लोगों के, अगर हम चावल बंद कर दें तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो ज़िंदा रहेंगे क्या। आप लोगों का क्या मानना है कि अब कहीं ना कहीं अमेरिका भी हम पर डिपेंड होता जा रहा है, और इस चीज़ से हम बड़े खुश हैं कि जो है एक समय था जब गेहूं के लिए जो है ऐसा गेहूं दिया था जो गाय भैंस ये सब खाती थी, कौन सा था 80 या कुछ करके ऐसा नाम था उस गेहूं का, और आज हमारे ऊपर वो डिपेंड कर दिए हैं, चाहे जितना साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर अनाज रोक दिया जाए जो है किसको, किसी भी कंट्री के लिए अनाज रोक दिया जाए तो वो सबसे बड़ी सज़ा होती है। तो अगर रोक दिया गया तो जिस कंट्री को हम दे रहे हैं, क्योंकि मानसून आप देख रहे हैं ये किसके कारण हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। और अगर रोक दिया गया तो कहीं ना कहीं जो है दाम काफ़ी हाइक हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, और जब दाम बढ़ जाएंगे तो ग्लोबली क्या बढ़ जाएगा। आप जैसे कि लॉकडाउन के समय में आपने देखा था कि लोगों ने तेल ख़रीदना बंद कर दिया था, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी तो तेल की रिक्वायरमेंट थी नहीं, और जब तेल की रिक्वायरमेंट थी नहीं तो जितने भी जितने भी वो क्या बोलते हैं, कौन से देश हैं, खाड़ी देश, जो फारस की खाड़ी के देश, यानी जो 9, 10, 12, 13 देश हैं, यानी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वाले हैं, वो भी परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी मेन इकोनॉमी का साधन था ऑयल। तो उस समय तो उन्होंने बाद में जब देखा
कि अब ऑयल की काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सप्लाई बंद कर दिया, और सप्लाई बंद कर दिया तो तेल की कीमत लगातार बढ़ती गई, और इसीलिए इंडिया में 105 104 ऐसे जो है डीजल और पेट्रोल के दाम हो गए। तो यानी डिमांड उन्होंने सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि वो लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हुए थे, उनकी इकोनॉमी रुक सी गई थी। तो जो है इसी प्रकार जब यहाँ देख रहे हैं इंडिया में कि अगले साल, और ये जो चावल अब सप्लाई की जा रही है वो पिछले साल का पैदा हुआ जो चावल है, यानी कितना बताया है, 13.5 करोड़ मीट्रिक टन जो चावल हमारे यहाँ पैदा हुआ था, उसमें 21,500 मीट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया। अब इससे ज़्यादा, क्योंकि इस बार मानसून नहीं आया है, तो हमारे बहुत सारे त्यौहार और ये सब पड़ते हैं जिसमें चावल का यूज और इन सब का होता है, तो उन्हीं को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, चावल को बैन करने की मांग की है और बैन भी कर दिया है। हालांकि अब आगे देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन जो है इससे कहीं ना कहीं अगर क्या हुआ, अगर इससे महंगाई ग्लोबल में बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है लोग, यानी जितने भी कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, वो भारत को जिम्मेदार, भारत को या अदर राइस यानी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को जिम्मेदार ठहराएंगे। हालांकि मेन एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं राइस के मामले में, वो अपना एक चाइना में भी चावल काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है, और इंडिया में भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये IMF ने ये कहा है कि हालांकि अमेरिका टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में हम लोगों से काफ़ी आगे है, इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा जब हम ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका से साल प्लस में होते हैं। देखो, रसिया और इनके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन एक समय था हमारे लिए रसिया काफ़ी काम आया था। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम जो है हम ये कह सकते हैं कि अब जो ग्लोबली है वर्ल्ड है, यानी कंट्रीज है, वो कहीं ना कहीं इंडिया पर डिपेंड हो गया रहा है। तो आने वाले समय में जो है भारत विश्व गुरु के रूप में ज़रूर उभरेगा। तो आप लोगों का क्या राय है, आपका शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या WTO या फिर अंकटाड इन सबको हस्ताक्षेप करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो आप ज़रूर बताएं कि हाँ, हस्तक्षेप WTO को इस पर कुछ बोलना चाहिए, या कि जिससे बाधित ना हो पाए। लेकिन हाँ, ऐसा भी ना हो कि इंडिया में अगर इन्फ्लेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर अगले 1 महीने में चावल का रेट बढ़ने वाला है, सभी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगले 1 महीने में चावल का रेट निश्चित बढ़ेगा। जैसा कि 3% अभी इसी मंथ में बढ़ गया, तो अगले महीने में भी 10 रुपये 5 से 10 रुपये बढ़ने वाला है हर केजी चावल पर। तो जो है, क्योंकि अपने यहाँ सप्लाई कम हो रही है और लोग स्टॉक करके रख रहे हैं, जबकि ये एसेंशियल चीज़ों में आता है, जैसे धान, गेहूँ, चावल, खाने वाली चीज़ें। तो इन सब के लिए सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था। और हाँ, कि आप लोगों की क्या राय है, और WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1995 में बना था, उसका क्या राय होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर आते हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी राय ज़रूर रखें। और जो है, कैसी लगी आपको ये वीडियो, जो है कमेंट करके इस पर भी बताएं। धन्यवाद आप लोगों का।